मटेरियल। हमने बिल्डिंग कंपोनेंट्स वाला टॉपिक ही लिया था लास्ट क्लास में भी, यानी जो कल जो मैंने क्लास आप लोगों को करवाई थी, तो उसमें भी मैंने यही सारी चीजें डिस्कस की थी। बट हमने उसका वहां पे बेस कवर किया था। अब यहाँ जो हम करने वाले वो एक्चुअल में जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, वो अब आपका हो रहा है। ठीक है, हमने वहां पे जो बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए बिल्डिंग कंपोनेंट्स को लेके, तो हमने वो सारी चीजें तो डिस्कस कर ली थी। बट अब मेजरली जो चीजें है ना, वो अब यहाँ से स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है कि एक्चुअली बिल्डिंग कंपोनेंट्स आपके क्या क्या होते हैं। और नाटा में तो मेनली इन पे ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको नाटा के पर्सपेक्टिव से ना इनको बहुत ज्यादा अच्छे से करना पड़ता है, क्योंकि नाटा के लिए आप तैयारी करते हो तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स वाला सेक्शन ऐसा हो गया है कि ये हर बच्चे को ना पता होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि इस हर बच्चे को ना इतना तो पता होना चाहिए, और साथ में जो है ना, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और होती है जिसको हम अदर्स में कह सकते हैं, लाइक हम कह सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें और आ जाती है। तो हम मैंने बताया था ऑलरेडी कि ये टॉपिक इतना बड़ा टॉपिक है ना कि इटसेल्फ हमारे जो है ना खुद इसके 2 से 3 क्लासेस लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। और खुद इस टॉपिक के जो है 2 से 3 जो है 3-4 जो है पीडीएफ बने हुए हैं। मतलब इतना लंबा टॉपिक है और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब ऐसा नहीं है, बोरिंग वाला टॉपिक नहीं है कि आप बोर हो जाओगे। ये टॉपिक ऐसा है कि अगर आपने समझ लिया तो आपको एक बिल्डिंग का जितने भी टर्मोलॉजीज जो यूज होते हैं ना, वो सबका आपको आइडिया लग जाएगा और आपको अच्छा खासा आ जाएगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं। तो ये जो है कंटेंट का पेज है। आप देख सकते हो कि आपको जो मटेरियल भी, आप जो कोर्स जब कंटिन्यू करोगे तो आपको इसी तरह का मटेरियल भी मिलने वाला है। तो आप मटेरियल का भी रिव्यू जरूर कर लेना कि अगर आप क्लासेस ले रहे हो तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि ये लोग मटेरियल कैसा देने वाले हैं, क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं। तो फर्स्टली मैं आपको एक बार मटेरियल का पूरा रिव्यू करवा देता हूँ सो डैट कि आप क्लियर हो जाओ। तो देख सकते हो, सबसे पहला तो देखो इस तरह के कंटेंट पेज आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें सारी चीजें आपको मेंशन होगी कि आप एक्चुअल में इस जो आपको क्लास ली जाएगी, जो आपका मटेरियल जो दिया जा रहा है, उसमें आपको क्या क्या चीज मिलने वाली है। तो इसमें हम इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, फाउंडेशन, प्लेन्थ, फ्लोरिंग, वॉल्स, सिल, ये सारी जितनी भी चीजें यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, और साथ में इंक्लूडिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये बहुत मेन हो जाता है कि आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला पार्ट ना होना ही होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है उन सबका। तो अभी हम देख लेते हैं एक बार। तो देखो यहाँ से हमारा बिल्डिंग कंपोनेंट्स का स्टार्ट होता है। ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया था कल, सबस्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर। बट स्टिल मेन ये होता है कि आपने जो भी करवाया होता है तो आपको एक बार उसकी जो होती है रिवीजन जो होता है, क्विक रिवीजन जरूरी होता है। तो ये भी मैंने एक बार थोड़ा सा आपको बता दिया था। तो इसमें हम ये सारी चीजें कवर अप करने वाले हैं 1 से लेके 16 तक। कि जितने भी आपको टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इन सबको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। इमेज के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में कौन सी चीज क्या होती है, सो डैट कि आप रिलेट कर पाओ इजिली, और आपको फिर भूलो ना। और ये चीज आप अपने घरों में भी देख सकते हो, बहुत कॉमन सी चीज है, बिल्डिंग्स वगैरह में भी देख सकते हो। एक मिनट। ठीक है। ठीक है। सो ये चीज आप रिलेट ज्यादा बेटर कर पाओगे जब आप इसको प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करोगे, अपने घरों में देखने की कोशिश करोगे, आसपास जो आपको कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है ना। कभी जाके अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, तो वहां पे जाके जरूर देखना कि ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी है, क्या एक्चुअल में यही सारी चीजें आपको अब समझ में आ रही है। अगर ये समझ में आनी शुरू हो गई ना, तो मैं मानता हूँ कि आपका ये वाला टॉपिक जो है ना, लाइफ टाइम के लिए आप सिक्योर कर लोगे कि ये टॉपिक में कभी, इन केस आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये टॉपिक ऐसा है कि ये आपका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर का जो बेस है ना, वो इसी टॉपिक के ऊपर है। आप जाके 5 साल के अंदर इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड घुमा फिरा के यही सारी चीजें करने वाले हो। तो फाउंडेशन हो गया। इसके बाद देख लेते हैं प्लिंथ लेवल हो गया, डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स। तो इस तरह के आपको मटेरियल्स मिलने वाला है। और स्टेयर जिसको आप कह सकते हो, आरसीसी कॉलम्स, वॉल्स, सिल, लिंटेल, सीलिंग्स। तो ये मान के चलो कि आपको ना डिटेल में सारी चीजें दी गई है कि आपको जितना पढ़ना चाहिए, जितनी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छज्जा अगर हमने बोला तो हमने 1 से 2 लाइन में छज्जा कंप्लीट करके छोड़ दिया। हम चाहते तो हम छज्जे को यहाँ तक भी कंप्लीट करके आपको समझा के छोड़ सकते थे, बट नहीं। छज्जा का हमें क्या है कि हमें आपको बताना जरूरी है कि विड्थ कितनी होती है छज्जा की, मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है वो कैसे फॉलो किया जाता है, और छज्जा मतलब किस चीज से बनाया जाता है। तो आपको मटेरियल्स का भी नॉलेज देना बहुत जरूरी है, और आपको स्टैंडर्ड्स का भी नॉलेज जरूरी है। देखो आर्किटेक्चर में जब आप जाते हो ना, तो आपको स्टैंडर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ता है कि अगर कोई बेसिक अगर रूल बनाए गए, कुछ स्टैंडर्ड्स अगर हम रूल बनाए गए, तो उनको आपको फॉलो करना होता है। आप उनको फॉलो नहीं करते हो तो फिर आप जो है आर्किटेक्चर के एक तरह से अगेंस्ट ही जा रहे हो। कि देखो किसी चीज का ना मिनिमम स्टैंडर्ड जो होता है ना, वो हमेशा फॉलो किया जाता है। आर्किटेक्चर इज लाइक कि मैं अगर एक चीज कहूँ, बहुत कॉमन सी चीज है कि आर्किटेक्चर में मिनिमम जो होता है ना, वो होता है, मिनिमम चीज जो होती है ना, वो एग्जिस्ट करती है। बट मैक्सिमम जो है ना आर्किटेक्चर में, वो एग्जिस्ट नहीं करती है। आपका डिजाइन जो है मिनिमम स्टैंडर्ड पे खड़ा उतरना चाहिए। आपके डिजाइन के एलिमेंट्स जो है, आप जो भी चीजें डिजाइन में बनाते हो, आर्किटेक्चर में बनाते हो, वो मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए।
बट उसका मैक्सिमम क्राइटेरिया कुछ नहीं होता, मैक्सिमम आप किसी भी लिमिट तक उसको ले जा सकते हो, जिस लिमिट तक भी वो कंफर्टेबल है, जिस लिमिट तक भी वो चीजें ले जाई जा सकती है, उस लिमिट तक आप आर्किटेक्चर में किसी भी चीज को एक्सपेंड कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ कि एक बिल्डिंग है, आज के डेट में आप सोचते होगे कि यार एक बिल्डिंग को कितनी हाइट दी जा सकती है, मैं कहता हूँ 100 मीटर, मैं कहता हूँ 200 मीटर, 300 मीटर। तो आपको अगर मैं एक वीडियो रेकमेंड करूंगा, आप एक बार उस वीडियो को देखना, जहां तक आपको थोड़ा सा एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि एक्चुअल में एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग जो है किस हाइट तक बनाई जा सकती है। वो शायद आपके इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड वाली चीज है, कि आप जो सोचते हो कि 10-15 मीटर की बिल्डिंग जो आप सामने डे टू डे लाइफ में देखते हो, या कोई ऑफिशियल बिल्डिंग आपने 30-40 मीटर की देख ली, कोई जो है कॉम्प्लेक्स देख लिया, मॉल्स वगैरह देख ली 50-60 मीटर की, बट एक्चुअल में क्या बिल्डिंग्स इतनी तक ही बनाई जा सकती है? नहीं, बिल्डिंग्स और भी ज्यादा ऊंची बनाई जा सकती है, बट और ज्यादा ऊंची बनाने के साथ में कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं, कुछ उसके जो होते हैं ना, हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ चीजें हमें स्टैंडर्ड्स देखना पड़ता है कि क्या ये चीजों के साथ हमारी बिल्डिंग जो है फुलफिल कर पा रही है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पा रहे हैं, तभी हम चीजों को आगे प्रोसीड करते हैं। तो आर्किटेक्चर में भी जो ये सारे टर्म्स आप पढ़ रहे हो ना, तो इनके मिनिमम स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अगर मैं कहूंगा कि डोर, अगर मैं कहता हूँ एक घर के अंदर एक डोर है, ठीक है, तो घर के अंदर डोर लगा हुआ है वो, तो मैं कहता हूँ कि वो डोर जो है 1.5 मीटर का हाइट का डोर है। तो आप कहोगे कि भैया 1.6 मीटर, 1 पॉइंट के आसपास तो इंसान की हाइट होती है, 1.65 मीटर के आसपास तो नॉर्मल एक आज के टाइम में इंसान जो है हो जाता है। तो 1.5 मीटर का अगर डोर लगा दिया, 1.5 मीटर का डोर तो बहुत कम होता है, तो इंसान यहाँ से जाएगा तो उसको सर ही लग जाएगा यहाँ पे, तो क्या फायदा है ऐसे डोर का? तो देखो, मिनिमम स्टैंडर्ड जो डोर का होता है ना, वो 2100 mm होता है। यानी एमएम में अगर कन्वर्जन की बात करूं, तो कन्वर्जन के ऊपर भी हम अगली क्लासेस में बात करेंगे, बट मैं एक बेसिक बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 2.1 मीटर। 1 मीटर के अंदर 1000 mm होते हैं और 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होता है। तो अगर 100 सेंटीमीटर है 1 मीटर में, तो इसको 10 से कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका 1000 हो जाएगा। और 2100 का मतलब है कि आपका 2.1 मीटर हुआ। तो 2.1 मीटर का हाइट का आपका डोर होना ही चाहिए। बट आप लोगों ने देखा होगा कि आप अगर मैरिज हॉल्स वगैरह में जाते हो, हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हो, बैंक्स वगैरह में जाते हो, कितने बड़े बड़े डोर्स होते हैं वहां पे, उनकी कोई लिमिट ही नहीं होती है। वो ऐसा लगता है कि यार कितने बड़े बड़े डोर्स हैं। आप अगर पुराने टाइम की मूवीज देखते हो जिनमें किंगडम्स वगैरह होते थे, तो उनके गेट्स वगैरह देखना, देखो एक होता है डोर टर्म, एक होता है गेट टर्म। दोनों टर्म्स ना आपस में डिफरेंट है। अगर आप ये कोशिश करो कि दोनों को रिलेट कर दो, एक साथ कर दो, हम घर में जनरली क्या बोलते हैं? अगर आपको घर में भैया बोलना होता है भैया तो आप क्या बोलते हो? भैया, हाँ बताओ। अभी आपने दो टर्म बोले, कौन कौन से वो दो टर्म थे? मैंने मैंने एक बोला डोर और एक मैंने बोला गेट। तो आप घर में जनरली अच्छा। क्या यूज करते हो? मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको कहना हो कि आपको वो बंद करना है, तो आप क्या यूज करते हो? मेरे को सिंपल बताओ, डरना मत, कुछ वैसा मत दो। सोचना गलत होगा। आप क्या यूज करते आ रहे हो? आप हिंदी में बताओ, हिंदी में क्या यूज करते हो? या फिर नॉर्मल इंग्लिश में क्या? मैं तो जहां तक मैंने सुना है, बंदे ये कहते हैं कि भाई एक काम करो, गेट बंद कर दो। राइट, ऐसा ही बोलते हैं मोस्टली केसेस में। हाँ, जनरली तो ये बोलते हैं वैसे। हाँ, ऐसा ही बोलते हैं। तो वो गेट आप लोगों ने देखा हो कि आपके रूम्स के भी जो दरवाजे होते हैं, आप उनको भी गेट बोलते हो। राइट। बट राइट क्या भैया। आपको एक्चुअल में पता है कि डोर और गेट में डिफरेंस क्या होता है? डोर और गेट जो है ना, दोनों टर्म डिफरेंस है, डिफरेंट है। ये मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। जो हमारे घर होते हैं ना, जैसे मान लो कि मेरा मैं एक प्लान बनाता हूँ, प्लान भी चलो आप लोगों को क्या पता अभी नहीं समझ में आए, बट मैं आपको बताता हूँ। आप टॉप व्यू से देख रहे हो, आपकी यहाँ पे बिल्डिंग है, ये मान लो आपकी बिल्डिंग वाला एरिया है, जहाँ पे आपकी बिल्डिंग ऐसे स्टैंड करेगी यहाँ पे ऊपर कुछ, ठीक है। तो ये बिल्डिंग है, ये आपका प्लॉट है इतना बड़ा, मान लो 50 मीटर बाय 50 मीटर का आपका कोई प्लॉट है। यहाँ पे आपके एंट्री जब आप कर रहे हो ना, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करता हूँ और ज्यादा अच्छे से बताने का ट्राई करता हूँ, रुको, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, मैंने एग्जांपल दिया कि मैं इसको टॉप व्यू से देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, तो मेरे को प्लॉट ऐसा दिखाई दे रहा है। जस्ट इमेजिन कि आप एक एरोप्लेन से देख रहे हो, तो आपको एक प्लॉट दिखाई देता है जिसमें एक यहाँ पे क्या है, प्लॉट के अंदर ये बिल्डिंग है। यहाँ पे इसका प्लॉट के ये ना रोड है, यहाँ पे ये गाड़ियां वाड़ियां जो है इस तरफ से जाती हैं, इस तरफ से रोड है, तो यहाँ से एंट्री है यहाँ की, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज होती है ना, इसको एक्चुअल में कहा जाता है गेट। आप लोगों ने देखा होगा कि आपसे कहा जाता है कि यार हमारा जो गार्ड है ना, वो गेट पे खड़ा है। कभी किसी के मुंह से सुना है कि कोई कहता है कि आपका जो गार्ड है वो डोर के पास खड़ा है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने हमेशा सुना है कि गेट के पास कहा जाता है कि भाई मेन गेट बंद कर दो, मेन गेट बंद कर दो, या फिर मेन जो सामने है वो उसको बंद कर दो। एक्चुअल में होता ही है कि गेट का रेफरेंस ये होता है कि गेट उस जगह पे यूज किया जाता है जब आप किसी प्लॉट या फिर किसी बाउंड्री या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर जो होता है,
आप जो फ्रंट जो एंट्री लेते हो ना, जो मेन एंट्री होती है उसकी, जब आप एंटर करने के लिए एक साइट में जाते हो, तो वहां पे जो बड़े बड़े जो दरवाजे आपको दिखाई देते हैं उनको टर्म रेफर किया जाता है गेट से। अब डोर क्या होता है, डोर जनरली क्या होता है, डोर का काम ये होता है घरों के अंदर जो हमारी वॉल्स होती है, जो हमारे एरिया होते हैं, उनको जो होता है सेपरेट जो करता है, और जो एक सेफ्टी का बैरियर लगाता है। मैं अगर गेट डोर हटा दूं, सॉरी, डोर हटा दूं सभी रूम्स से, तो हमारे रूम्स तो ऐसे हो जाएंगे कि यार प्राइवेसी हट खत्म हो गई। अब जैसे हम घर में 5-6 लोग रहते हैं, तो हम कहते हैं कि यार सबके अपने अपने रूम से, अगर सबके रूम से अगर डोर हटा दे, तो बंदा कहेगा कि यार मेरी तो प्राइवेसी खत्म हो रही है, मम्मी पापा आ जाते हैं कभी भी, मैं गेम खेल रहा होता हूँ देख लेते हैं, मैं ये कर रहा होता हूँ देख लेते हैं, हम सो रहे होते हैं देख लेते हैं, तो यार वो प्राइवेसी ना वहीं आ जाती है कि आप कुछ भी चीजें जो होता है आप करना चाहो, तो वहां पे प्राइवेसी खत्म हो जाती है, वो सारा कंसर्न आ जाता है। तो प्राइवेसी हर घर में जरूरी होता है, हर जगह पे जरूरी होता है। इवन घर में क्यों, ऑफिस में जरूरी होता है, हॉस्पिटल्स में जरूरी होता है, स्कूल्स में जरूरी होता है। आप ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बिल्डिंग बना के आप उसमें डोर लगाओ ही ना, घरों के अंदर या फिर रूम्स के अंदर, और सीधा कहीं पे भी चलना शुरू कर दो। एक्चुअल में डोर्स उन जगह पे नहीं लगाए जाते जहाँ पे प्राइवेसी का कंसर्न है। बैंक्स वगैरह में देखो, कहीं पे ऐसी जगह पे देखो, होटल्स वगैरह में देखो, जहाँ पे एक्चुअल में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखो, जहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहां पे पब्लिक वॉक है यार, पब्लिक आ रही है जा रही है, काम कर रही है अपना, निकल रही है, उनको कोई किसी को रहना नहीं है वहां पे, किसी को कुछ बहुत ऐसा काम नहीं कर रहा है जिसको हमें प्राइवेसी का इशू हो जाए। ट्रेन्स वगैरह में देखो, अब तो कहने लग जाए कि बंदे यार ट्रेन्स में भी डोर्स देने चाहिए, इनको सभी बंदों को अलग अलग रखना चाहिए, तो डोर दिया जाता है। आपका जो पर्सनल केबिन होता है ना, पर्सनल केबिन में आपको एक डोर दिया जाता है, फर्स्ट एसी वाला देखो, तो वहां पे वो स्टैंडर्ड है वो चीज। वहां पे वो जाते ही ऐसे लोग हैं जिनको प्राइवेसी और जिनको थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए होता है, सारी चीजें। तो डोर्स और मुझे लगता है गेट में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। डोर्स का बेसिकली यूज किया जाता है इंटीरियर स्पेसेस में, या फिर ऐसी स्पेसेस में जहां पे आपका प्राइवेसी एक तो मैटर करता है, और एक आपका जो होता है स्पेस को डिवाइड किया जाता है। मैं अगर कहूँ कि मेरा एक वॉल है यहाँ पे, ठीक है, मैं एक रूम बनाता हूँ, सामने से एक दिखाता हूँ, एक ये मेरा बीच में वॉल है, ठीक है, यहाँ पे एक मैं वॉल में डोर है मेरा, यहाँ पे एक ये रूम है, एक ये रूम है, तो मेरे को इन दोनों रूम से प्राइवेसी मेंटेन करनी होगी, और मुझे अंदर बाहर आना जाना भी है, मुझे सर्कुलेशन भी करना है। तो मुझे उस केस में क्या करना पड़ेगा कि मैं डोर दे देता हूँ, मेरे को जब चाहिए मैं इस रूम में जा सकता हूँ, मेरे को जब चाहिए मैं इस रूम में जा सकता हूँ। इन केस अगर कोई इस रूम में होगा, कोई इस रूम को यूज कर रहा होगा, तो मैं डोर को नॉक करूंगा, तो अगर वो पर्सन मुझे अलाउ करेगा तो मैं अंदर जाऊंगा। सिंपल सी चीज हो गई। तो होपफुली आपको डोर और गेट में अंतर समझ में आ गया होगा, राइट? इज इट सभी को, कोई डाउट? नहीं। ठीक है, गुड। तो हम मटेरियल्स की बात कर रहे थे ना, तो हम छज्जा तक पहुंच गए थे। तो आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज और रहने वाली है। देखो रूफ और स्लैब, इन सब पे भी देखो ये आ गया डोर वाला आपका, फिर विंडो आ गया। ये इसमें ना कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि ये डोर विंडो ये सब जो टॉपिक्स है ना, इनको मैं अलग से भी करवाने वाला हूँ, कि इनके अंदर ना इनके डिविजन्स बहुत ज्यादा हैं, कि डोर्स भी जो होते हैं हमारे बहुत टाइप्स के डोर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, कि स्लाइडिंग डोर हो गया, फोल्डिंग डोर हो गया, फ्लश डोर हो गया, रिवॉल्विंग डोर हो गया, लूवर डोर हो गया, इतने टाइप्स के डोर्स होते हैं, फ्रेंच डोर हो गया, इतने डोर्स है ना कि आप गिन नहीं सकते हो, बहुत डोर्स हैं। तो मैं आपको ये टॉपिक भी अलग से करवाऊंगा, सारे टाइप्स के डोर्स मैं आपको बताऊंगा जितने आपको पता होने चाहिए। विंडो में भी अगर देखो तो देखो, एक विंडो भी बहुत सारी होती है, केसमेंट विंडो होती है, स्लाइडिंग विंडो होती है, बे विंडो होती है, बो विंडो होती है, लूवर्ड विंडो, स्काईलाइट, फैन लाइट, बहुत सारी टाइप्स की विंडो होती है। ठीक है, फिक्स्ड विंडो हो गई, आप लोगों ने देखो ग्लास ग्लास वगैरह लगाए जाते हैं, या आप अगर कंपनी वगैरह में जाते हो, कहीं पे मॉल्स वगैरह में जाते हो, तो ग्लास लगा दिया जाता है। वो एक तरह से विंडो का ही काम कर रही है, लाइट तो आ रहा है लेकिन उसमें वेंटिलेशन नहीं आता है। फिक्स्ड ग्लास का मतलब यही होता है कि आपको सिर्फ लाइट के पर्पज से लगाया जाता है, बट वेंटिलेशन नहीं होगा वहां पे। हाँ, पैरापेट वॉल। देन इसके बाद हमारा टॉपिक जो है खत्म हो जाता है। अब आप यहाँ पे फोकस करो प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे, कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस किस तरह के मिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज कॉमनली यूज एज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर कंपोनेंट इन बिल्डिंग? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, स्टील और ग्लास, इनमें से कौन सा जो मटेरियल हम सबसे ज्यादा जो है प्राइमरली यूज करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को जो है बनाने के लिए? तो बहुत कॉमन सा है कि यहाँ पे प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, स्टील और ग्लास में हमारा ऑब्वियस सी बात है स्टील आंसर होगा। यहाँ पे कंक्रीट नहीं दिया है। कंक्रीट के बाद जो सबसे ज्यादा जो यूज किया जा रहा है आज के टाइम में, वो स्टील का यूज किया जा रहा है। ग्लास का भी यूज किया जाता है, बट स्टील का यूज काफी ज्यादा आज के टाइम में हो रहा है। अब देख लेते हैं और क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ आपको। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये तो हमारे हो गए वैसे क्वेश्चन जो आपको स्टार्टिंग में दिए ही दिए जाएंगे। इन क्वेश्चंस के साथ में और क्या है, ये क्वेश्चंस ना आपको वेरी कर सकते हैं, कि ये क्वेश्चंस किसी टॉपिक में आपको स्टार्टिंग में 10 से 15 भी दिए जा सकते हैं,
किसी टॉपिक में 5-10 भी दिए जा सकते हैं और इसके साथ में लिमिटेशन नहीं है। मैं आपको अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ 10 क्वेश्चन दे देंगे भैया हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो नहीं, आपको इसके बाद और क्वेश्चंस भी मैं दूँगा। इन केस अगर आपको नीड होगी, आप मेरे को कहोगे कि हमें और प्रैक्टिस करनी है, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे और ऐसा नीड होगा टॉपिक खत्म होने के बाद तो मैं आपको ऑटोमेटिक और क्वेश्चंस बना के दे दूँगा। तो क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करो और खुद से भी आप ढूँढोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट्स जो है वो क्लियर होते जाएँगे। तो क्वेश्चंस के साथ कोई लिमिटेशन नहीं है। असाइनमेंट्स मैं आपको हर क्लास में दूँगा। देखो, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँगा तो मेरा एक चीज़ है कि मैं एक चीज़ रूल में बहुत बिलीव करता हूँ कि मैं असाइनमेंट्स देता हूँ। असाइनमेंट ऐसा नहीं है कि स्कूल वाला कि बच्चे लगे पड़े हैं, कर रहे हैं, वो वाला नहीं काम नहीं करवाता। मैं असाइनमेंट आपको ऐसा देता हूँ जिसमें आप कुछ सीखो, जिसमें आप कुछ नया जो है ढूँढो। जैसे कि हम विंडो पढ़ रहे हैं, तो मैं विंडो में हो सकता है आपको असाइनमेंट दे दूँ कि कल की क्लास जो होगी उसमें आपको जो है केसमेंट विंडो, स्लाइडिंग विंडो, बे और बो विंडो के बारे में पता करके आना है। ये विंडो जनरली यूज कहाँ की जाती है, क्या पर्पस होता है इसका यूज करने का और आपको इनके पिक्चर्स देख के आने हैं कि मैं अगर आपको फ्रंट से क्वेश्चन कर दूं, क्रॉस क्वेश्चन कर दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली भैया क्या पूछ रहे हैं हमसे। और ये जो इन्होंने फोटोज जो 4 हमें दी गई है, 4 फोटोज अगर मैं कहूँ कि मैं आपको अगर 4 फोटोज दिखा देता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, 4 फोटोज जो इन्होंने दिखाई है तो उनमें हमारा कौन सा आंसर है। तो आपको उसके लिए जो है सेलेक्ट करना आना चाहिए कि इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं तो उसमें हमारा ये जो स्लाइडिंग विंडो के लिए अगर मैं आपको 4 फोटो दे दूं, मैं आपको कहूँ कि 4 फोटो आप मैंने आपको बोला था पढ़ के आने के लिए, तो आप इसमें बताओ मेरे को चारों में स्लाइडिंग विंडो कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है आप पढ़ के आओगे, अगर आपने कवर अप किया होगा तो आप मेरे को कह दोगे कि भैया सी वाला ऑप्शन जो है आपका स्लाइडिंग विंडो है। तो मैं इस तरह से असाइनमेंट्स आपसे करवाता हूँ। मैं लिखने वाला कोई काम ज्यादा नहीं देता कि आप मेरे से कहो सोचो कि 4-5 पेज मैं लिखने के लिए दे दूंगा और कल कहूंगा कि मेरे को क्लास में लाओ और मैं उसको 10 में से 5 नंबर दे दूंगा, 8 नंबर दे दूंगा, 10 नंबर दे दूंगा। वो काम नहीं है, स्कूल वाला काम नहीं किया जाएगा, कॉलेज वाला काम नहीं किया जाएगा। असाइनमेंट का मतलब है कुछ आपको अपने एंड से चीजें सीखने का मौका दिया जाएगा। मैं चीजें करवाऊंगा, मैं 80% चीजें अपनी ओर से करवाऊंगा, इवन मैं 100% भी करवाऊंगा, लेकिन 100 से 150% अगर करना है ना तो वो 50% आपको एफर्ट देना पड़ेगा। आपको मेरे साथ अगर मैं सीख रहे हो तो आपको क्लासेस में अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद कोई डाउट आता है तो आप मेरे से डाउट पूछो सामने से। और इनकेस अगर वैसे इनकेस कई बार क्या होता है कि मुझे भी कुछ चीजें नहीं पता होती क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, बट मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको जितना हो सके मैं आपको बताऊं। तो कई बार मुझे नहीं पता होगा तो मैं उसको सर्च करके आपको कहीं से ढूंढ के इन्फॉर्मेशन लेके आपको जरूर बताऊंगा। बट हाँ, बताने में जरूर बिलीव रखेंगे कि हम आपको बताएंगे, आप हमसे क्वेश्चन पूछो, हम आपको जो है आंसर करने का पूरा ट्राई करेंगे। और मोस्टली केसेस में तो यही होगा कि आप मेरे से कुछ पूछोगे तो मैं आपको फटाक से आंसर कर दूंगा। तो इस चीज में बिल्कुल मत घबराना और कुछ मतलब शाई मत होना कि यार पूछना नहीं है क्वेश्चन इनसे, ये वो जितना इन्होंने दे दिया बस उतने पे खत्म। खुल के यहाँ पे बात करो, खुल के जो भी तुम्हें करना है ना अच्छे से पढ़ाई करो। मैं तो यही कहता हूँ कि टीचर्स के साथ में क्या होता है कि हम कई बार स्टूडेंट्स का ये बॉन्डिंग होता है कि टीचर्स के साथ में आप उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते। मैं कहता हूँ मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपका सीनियर हूँ, तो आप सीनियर से जो होता है ना जितने फ्रेंडली टोन में बात करते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होता है सीधे सीनियर के पास पहुंच जाते हो, ऐसा ऐसा है, ये समझ नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप मेरे को बताओ। तो मैं आपसे सीधा कहता हूँ टीचर नहीं, आप मेरे को भाई कहना चाहते हो भाई कह लो, आप मेरे को सर कहना चाहते हो सर कह लो, लेकिन बॉन्डिंग जो रखो एकदम दोस्तों वाली रखो और अच्छे से पढ़ो और कुछ भी हो समझने का ट्राई करो। ठीक है? तो इस तरह से मेरे साथ तो आपकी क्लास ऐसे ही चलने वाली है और मुझे लगता है आपको बहुत मजा आएगा। इवन 2 साल से मैं इस चीज को कर रहा हूँ, तीसरा साल है मेरा। तो 2 साल से काफी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को और काफी मेरे साथ तो अभी ये मान के चलो 100-150 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, जो मेरे से कभी ना कभी उनको कुछ डाउट होता है, कुछ भी होता है तो मेरे को अभी भी वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में चले गए बट स्टिल मेरे से वो पूछते हैं। इतनी अच्छी हमारी बॉन्डिंग बन जाती है। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी ऐसी बॉन्डिंग बनाओ कि आगे चल के भी आप बीआर में जाओ तो कुछ भी आपको जरूरत पड़े, कुछ भी प्रॉब्लम आए कभी भी, तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सको। ठीक है? हमारा सिर्फ ऐसा नहीं रहेगा कि नाटा आपका खत्म हुआ, जेई आपका खत्म हुआ तो हम आपके हैं कौन और आप हमारे हो कौन, ऐसा वाले कॉन्सेप्ट पे हम वर्क नहीं करते हैं। हमारा ये है कि हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम आपको ऑल 5 ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नॉट जस्ट अबाउट कि हम आपको सिर्फ 1 साल के नाटक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो होपफुली सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी कल जैसे मैंने कहा था बात करने के लिए बहुत टाइम है, रोज थोड़ी बहुत ही बात हो जाएगी 5-10 मिनट की, तो एंटरटेन ही होता है, मजा ही आता है। 1 घंटे की भी क्लास लेने का कोई मतलब नहीं बनता कि मैं 60 मिनट जो है आपको पढ़ाते जाऊं, चटवाते जाऊं कि चाट लो सारा का सारा, तो वो कोई मतलब नहीं बनता। 50 मिनट पढ़ लेंगे, 10 मिनट बातें कर लेंगे तो वो ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा सीखोगे आप, आपको इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। सो मैं अब स्टार्ट करूं ये, आपको एक आइडिया लग गया होगा सारे मटेरियल्स का होपफुली। कोई डाउट है किसी को मटेरियल में कि आप किस तरह से क्या करवाने वाले हो, कुछ ऐसा हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, या क्लियर हो गया है मटेरियल्स को लेके सारा कुछ तो आप। हाँ, एक चीज और है मटेरियल्स के लिए, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, मटेरियल्स आपको जो है ना
सॉफ्ट कॉपी में ही मिलेगा, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे से कि मैं आपको मटेरियल्स घर पे पार्सल करूँगा प्रिंट वगैरह करवा के, तो प्रिंट वगैरह आप खुद से करवा सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि यार प्रिंट वगैरह करवा लो। ठीक है? कितनी देर आप लैपटॉप के ऊपर बैठे हो, कितनी देर आप फ़ोन स्क्रीन के ऊपर अपना फ़ोकस डालोगे, तो उससे आपकी आँखें खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो प्रिंट वगैरह करवा लो, आपका ही कम कॉस्ट लगेगा, आप ज़्यादा कर एक साथ करवाओगे कम लगेगा। आप मैं यहाँ से पार्सल करूँ प्रिंट करवा के तो आपको कोर्स के चार्जेस भी बढ़ जाएँगे और आपका जो है फिर डिलीवरी चार्ज ये वो फालतू की चीज़ें हो जाएँगी। तो उन सब चीज़ों में कोई हमारा इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। आप सिर्फ क्लासेस लो, आपको मटेरियल मिलेंगे, प्रिंट करवाओ और अपना पढ़ो अच्छे से। कोई डाउट किसी को कुछ भी इन सब में? नहीं भैया, अभी तो नहीं। ओके, शिफा और समीक्षा और अज़हर, कोई डाउट कुछ? नहीं, कोई नो सर। ओके, ओके, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर आज का, देखते हैं आज कितना हम कवर अप कर पाते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया था कंटेंट पेज में कि हम क्या-क्या चीज़ें कवर अप करने वाले हैं, तो देखते हैं हम जितनी कर पाते हैं आज, कर लेते हैं कवर अप। सबसे पहले देख लेते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स, इसमें थोड़ा-सा एक बार आइडिया दे लेते हैं। बिल्डिंग कंपोनेंट्स आर द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ एंड एलिमेंट्स दैट मेक अप अ स्ट्रक्चर वेदर इट्स अ रेजिडेंशियल होम, कमर्शियल बिल्डिंग और एनी अदर टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। वो आप लोगों ने बचपन में टॉयज के साथ में खेला है जिसमें ना बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स होते हैं कि छोटे-छोटे ब्लॉक्स को जोड़ा तो जाके आपका एक बड़ा सा ना टॉय बन जाता है। तो जब बिल्डिंग जो बनाते हो ना तो बिल्डिंग इज जस्ट लाइक दैट कि आप छोटे-छोटे जो आपका बिल्डिंग जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं ना, बिल्डिंग कंपोनेंट्स एक्चुअल में ये सारे पीसेस जो आपके टॉय के है ना, यही वो पीसेस हैं। बिल्डिंग कंपोनेंट्स को हमने क्या किया हुआ है कि जब एक बिल्डिंग बना लेते हैं तो उसके बाद बहुत सारे उसके अंदर हमने चीजें जो इम्प्लीमेंट की हुई है, बहुत सारी चीजें जो हमने लगाई है ना, तो हमने उसको तोड़-तोड़ के अलग कर लिया। तोड़ना ऐसा ऐसा सेंस नहीं, फिजिकली नहीं तोड़ा। मैं कह रहा हूँ कि हमने अलग-अलग चीज़ों को बाँट दिया है, तो उनको हमने कंपोनेंट्स कहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझो बिल्डिंग कंपोनेंट्स आर द फंडामेंटल पार्ट्स एंड एलिमेंट्स दैट मेक अप अ स्ट्रक्चर। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स वो पार्ट्स होते हैं बिल्डिंग के जिनको सबको हम कंबाइन जब करते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर जो होता है कंप्लीट बनता है। वेदर इट्स अ रेसिडेंशियल होम, कमर्शियल होम और एनी अदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो जरूरी नहीं है कि आप बिल्डिंग कंपोनेंट को सिर्फ आप ये कहो कि मैंने अपना घर बनाया है तो इसी के अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट है। बिल्डिंग कंपोनेंट आपको किसी भी चीज में हो सकता है। आपको कमर्शियल बिल्डिंग हो सकती है, आपकी रेसिडेंशियल हो सकती है, आपकी एकेडमिक बिल्डिंग हो सकती है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो सकती है, ऑफिशियल बिल्डिंग हो सकती है, आपकी मंदिर हो सकता है, आपका चर्च हो सकता है, आपका मस्जिद हो सकता है, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। कोई भी स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है उसके अंदर बिल्डिंग कंपोनेंट्स होंगे। बिल्डिंग कंपोनेंट्स का मतलब है कि बहुत सारे एलिमेंट्स जो मैंने आपको बताया, डोर होगा, विंडो होगा, कॉलम होगा, बीम होगा, रूफ होगा, स्लैब होगा, लिंटल होगा, आर्चेस होंगे। तो बहुत सारी स्टेयर्स होंगे, स्टेप्स होंगे, वॉल्स होंगे, छज्जा होगा, हमारी छत होगी ऊपर। सारी चीजें जो मिलके जो बन रही है ना, एक स्ट्रक्चर को जो बनाती है उसी को कहा जाता है एक्चुअली बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ठीक है? फिर आता है हमारा these components are combined and assembled in a specific way to create a functional and complete building। तो ये जब आप इसको असेंबल कर देते हो एक साथ, असेंबल करने इन द सेंस है कि जब आप स्टेज वाइज कंस्ट्रक्शन करते जाते हो तो आप धीरे धीरे सारी चीजों को करते जाते हो। सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप पहले तो फाउंडेशन डालते हो। देखो सबसे बेसिक जो होता है ना, फाउंडेशन होता है। किसी भी बिल्डिंग की सबसे पहले नींव डाली जाती है, फाउंडेशन। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग घर के आसपास अगर कंस्ट्रक्शन होता है तो आपने देखा होगा कि वो मिट्टी खोदते हैं, ग्राउंड को खोदते हैं, फिर उसके ऊपर पता नहीं सरिये वरिये डालते हैं ऊपर की तरफ में, फिर नीचे कुछ करते हैं वो। तो वो उसको एक्चुअल में कहा जाता है फाउंडेशन वर्क। फाउंडेशन एक्चुअल में नींव होती है, किसी भी चीज के लिए नींव बहुत जरूरी होती है। अगर मैं कहूँ कि आप पढ़ाई करते हो तो आपकी पढ़ाई की जो नींव रखी जाती है ना, वो आपके बचपन में रखी जाती है कि जिस स्कूल में आप जाते हो, आपका स्कूल बहुत अच्छा होता है ना, तो आप आज बहुत अच्छे स्टेज में होते हो, आप बहुत अच्छी कंडीशन में होते हो। तो हर बिल्डिंग की नींव भी जो होती है ना, बहुत अच्छी रखी जाती है कि वो बिल्डिंग जो है लंबे समय तक टिक सके, वो बिल्डिंग जो है लंबे समय तक जो है आपको यूज में आ सके और आप बिल्डिंग के साथ में एक अच्छा जो है रिलेशन जो है स्टेब्लिश कर सको। बिल्डिंग इज जस्ट नॉट जस्ट लाइक कि आप उसको फिजिकली यूज कर रहे हो। बिल्डिंग के साथ ना हमारे बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। कभी आपने इमेजिन किया है कि मैं अगर आपको कहूँ कि आप जिस घर में रह रहे हो, कल को आपको उस घर को जो है बेच के छोड़ के आपको कहीं जाना हो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप रो पड़ोगे। आपको लगेगा कि यार इस घर के साथ ना मेरे बहुत सारे कनेक्शन है, इस घर के साथ मैं जो है फिजिकली मेंटली जो है ना बहुत सारी चीजों के साथ इमोशनली मैं जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ी हुई हूँ। मैं इस घर को छोड़ ही नहीं सकती। एक्चुअली मेरे साथ ये चीज हुआ है कि लाइक घर जो है ऐसे मेरे को जाना पड़ रहा था, तो उस टाइम पे लगा था कि यार इस घर के साथ में 10-15 साल की मेमोरीज ऐसे कैसे जा सकते हैं इसको छोड़ के। तो ये अटैचमेंट जो होता है हर किसी के साथ होता है। घर इज नॉट जस्ट लाइक कि आप एक कंक्रीट का ईंटों का बना दिया तो उसके अंदर जान नहीं है तो कुछ नहीं है। जान उसके अंदर भी होती है, बहुत सारे इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ भी होते हैं, तो हर चीज का हमें केयर करना पड़ता है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि फाउंडेशन बहुत जरूरी होती है, आपकी बिल्डिंग की नींव। और आप बिल्डिंग जो बनाते हो, आपका रहने सहने में बहुत इम्पैक्ट रोल प्ले करता है। आपकी बिल्डिंग अच्छी होगी, आपका रहने सहने का तरीका अच्छा होता है। आपकी बिल्डिंग अच्छी नहीं होगी, आप जिस घर में रह रहे हो घर का
ओरिएंटेशन अच्छा नहीं होगा, उस घर की बनावट अच्छी नहीं होगी, तो वो आपकी जो होता है ना मेंटली आपको बहुत असर डालता है। तो ये सारी चीजें ना बीआर्क में पढ़ोगे डिजाइनिंग करते समय, ये स्किल्स आपके अंदर आएंगी, तो आप इन सब चीजों को ज्यादा रिलेट कर पाओगे। मैं तो आपको जस्ट एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि एक्चुअल में बिल्डिंग के साथ हमारा कनेक्शन जो होता है ना, वो सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज नहीं होता। बिल्डिंग के साथ हमारा कनेक्शन जो होता है, हमारा बहुत टाइप के कनेक्शन जुड़े होते हैं। हमारे एक तरह से फैमिली का मेंबर ही होता है हमारे बिल्डिंग, जो हम जिस घर में रहते हैं। तो आगे बात करते हैं, बिल्डिंग कंपोनेंट्स कैन वेरी वाइडली डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, इज पर्पस, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंपोनेंट डिपेंड कर सकता है, बहुत तरह के बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं, डिपेंड करता है कि उसका यूज कैसे है, उसका पर्पस क्या है यूज का, उसका डिजाइन क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन का मेथड कैसा है। बिल्डिंग कंपोनेंट इज नॉट जस्ट लाइक कि आपके कुछ लिमिटेड है तो वो लिमिटेड ही रहेंगे। बिल्डिंग कंपोनेंट्स हमारे बहुत तरीके के होते हैं। हम हर तरीके के बिल्डिंग कंपोनेंट्स, तो वैसे मैं आपको बताऊं तो स्नातक क्लासेस में जो हम कर रहे हैं ना, पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इतने कंपोनेंट्स होते हैं कि आप अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाओगे ना, तब एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि यार ये लोग तो ऐसे ऐसे टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं जो हमने 5 साल में बीआर्क में नहीं पढ़ा। जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हो ना, तब आपको एक्चुअली पता चलता है कि बिल्डिंग में एक्चुअली होता क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किस तरह से की जाती है। हमें जिस तरह से पढ़ाया गया था कि एक्चुअल में वो सारी चीजें ऐसे होती हैं, तब आपको रियलिटी ग्राउंड रिपोर्ट आपको तब मिलती है कि एक्चुअल में जो आप पढ़ते आ रहे थे और जो एक्चुअल में होता है उसमें कितनी अंतर होता है। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सबस्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर। तो मैंने आपको कल बताया था ये चीज कि बिल्डिंग कंपोनेंट, सबस्ट्रक्चर और सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है, कि हमारे सॉइल के नीचे के जो हमारे ग्राउंड लेवल होता है ना, जो ग्राउंड फ्लोर होता है जहां से आप अपने घर के अंदर एंट्री करते हो, उसके नीचे का जितना पोर्शन होता है उसको कहा जाता है सबस्ट्रक्चर। तो ये मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूँ, सबस्ट्रक्चर कहा जाता है। इसके ऊपर से लेके जो आपका छत तक का, जितनी बड़ी आपकी बिल्डिंग है, जितनी बड़ी भी हाइट है, वहां तक का जितना पोर्शन होता है उसको कहा जाता है सुपर स्ट्रक्चर। आप यहाँ देख भी सकते हो, लिखा हुआ भी है। मेरी राइटिंग को थोड़ा सा माइंड कर लेना, मैं यहाँ पे बहुत तेजी में लिख रहा हूँ एक्चुअल में, तो ये राइटिंग ऐसी आ रही है, डॉक्टरों वाली आ रही है, बट डोंट माइंड। ऐसी समझ में आना चाहिए, मैटर वो करता है बस। तो समझ में आ गया बेसिक। जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी, आई गेस आप में से एक दो लोग नहीं थे कल की क्लास में। शिफा और सिर्फ तो थे, समीक्षा भी थी, आई कैन, अंकिता तुम नहीं थी, राइट? नहीं थे, मैं नहीं थी कल। हाँ, समझ में आ गया सब स्ट्रक्चर सुपर हाँ जी, स्ट्रक्चर। हाँ, मेरा टॉपिक क्लियर है। ओके, ठीक है। अब देख लेते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो देखो बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर आर फुटिंग। फुटिंग वही फाउंडेशन वाला टर्म यहाँ पे यूज किया जाता है, एक तरह से सब्स्टिट्यूट टर्म कह सकते हो। कॉलम, बीम, स्लैब, लिंटल, डोर्स, विंडो सिल, डीपीसी, अर्थ फिलिंग, पैरापेट वॉल एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। रूफ हो गया, वॉल, फर्स्ट फ्लोर, पैरापेट, टेरेस, ग्राउंड लेवल, फ्लोर, विंडो, प्लेन डोर, कॉलम, पिलर, बीम एक्सेट्रा, सीलिंग्स, बिल्डिंग सर्विसेज। तो ये हमारे एक्चुअल में बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस चीज का क्या रोल होता है, और एक्चुअल में कैसे आपको पता चलेगा कि आपका ये वाला कंपोनेंट ये है। ठीक है, तो दीज पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग सर्व द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग एंड क्लोजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। तो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि इनका यूज क्या है। देखो कोई चीज अगर मिलके बन रही है, अगर मैं कहता हूँ कि एक खिलौना आपने बनाया, आपने एक टॉय बनाया था बचपन में, तो आपने बहुत सारे ब्लॉक्स लेके बनाया था, तो उन ब्लॉक्स का काम क्या था? उस ब्लॉक का काम ये था कि वो सपोर्ट करे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, उसको जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे कि आप उसको अगर इजिली कहीं पर तोड़ो तो वो टूटे ना। तो किसी भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स से अगर कोई चीज बनती है ना, अगर मैं कहूँ कि छोटे छोटे हमारे रेत के पार्टिकल्स से हमने एक जो है सैंड का बॉल बनाया गीला करके, तो वो मजबूत है क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टिकल जुड़े हुए हैं। ठीक है, वो पार्टिकल जुड़ के जो होता है एक यूनिटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, दीज पार्ट ऑफ बिल्डिंग सर्व द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग। ये बिल्डिंग को सपोर्ट करते हैं, एनक्लोज करते हैं, मतलब उसको बंद करते हैं। आप उसमें एनक्लोज कर रहे हैं, यहाँ पे भी देख रहे हो तो आप एनक्लोज कर रहे हैं। ऐसा कुछ अगर टॉय बना रहे हैं तो एनक्लोज करके ऐसा कुछ टॉय तो बन रहा है ना। एंड प्रोटेक्टिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर, और बिल्डिंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर डोर नहीं होगा तो प्राइवेसी नहीं होगा, विंडो नहीं होगा तो आपकी हवा पानी जो है उसका कुछ भी फ्लो चलता रहेगा, बारिश आएगी अंदर पानी घुस जाएगा। तो ये सारी चीजें, छत नहीं होगा तो पानी अंदर आ जाएगा, ठंड लगेगी आपको। तो आपको प्रोटेक्ट भी जो है बिल्डिंग स्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करता है और आपको भी प्रोटेक्ट करते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो आपको समझना जरूरी है। तो लेट अस डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल्स फर्दर। तो हम अभी जो है इसको डिटेल में बात करने वाले हैं। तो होपफुली आपको ये भी समझ में आएगा। अब पहला चीज आता है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन मैंने अभी आपको बहुत कई बार बता दिया है अभी फिलहाल तक में भी, कि फाउंडेशन का जो होता है बेसिक, हम इसको कह सकते हैं नींव। ठीक है, अब फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट। फाउंडेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ये ग्राउंड की जो होता है ना, बेसिकली नीचे होता है। मतलब कि जो हमारा ग्राउंड लेवल होता है ना, मान लो ये ग्राउंड लेवल, आप यहाँ पे चल रहे हो, कहीं पे वॉक कर रहे हो इस लेवल पे, और तो ये फाउंडेशन जो हमारी बनाई जाती है, तो यहाँ कहीं बनाई जाती है, ग्राउंड के अंदर बनाई जाती है, मिट्टी के अंदर बनाई जाती है, सो डेट कि अपना लोड वगैरह जो है ना बिल्डिंग का, वो अंदर ट्रांसमिट कर सके। फिर यहाँ क्या लिखा है,
अब फाउंडेशन इज द लोएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर रेस्टेड ऑन सॉइल बिलो ग्राउंड लेवल। तो ये हमारा सॉइल के ऊपर, ये देख रहे हो पूरा का पूरा सॉइल आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ये आपको फाउंडेशन दिखाई दे रही है, ये सॉइल दिखाई दे रहा है, ये आपको फाउंडेशन दिखाई दे रही है। तो ये हमारा सॉइल के ऊपर होता है, ग्राउंड जो होता है ऑन सॉइल बिलो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, ठीक है। फिर क्या आता है देख लेते हैं। इट्स मेन फंक्शन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड इवनली एंड सेफली टू द ग्राउंड। ऑल लोड्स ऑफ बिल्डिंग ट्रांसफर टू फाउंडेशन थ्रू बीम एंड कॉलम अरेंजमेंट। इसका काम यही होता है कि बिल्डिंग का लोड जो होता है ना, अब देखो लोड के बारे में ऑलरेडी कल बता चुका हूँ कि इतनी सारी चीजें अगर आपने एक बिल्डिंग में बनाई हुई है, या आपकी दीवारें हैं, या आपकी डोर है, विंडो है, इनका लोड कहाँ जाएगा? ऐसा तो नहीं हवा में इनका लोड चला जाएगा। भाई इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड लग रहा है, इतना लोड है कि आप सोच नहीं सकते हो। इन दीवारों का लोड है, इन कॉलम्स का लोड है, इन बीम्स का लोड है, तो लोड जा कहाँ रहा है? वो लोड जा रहा है फाउंडेशन के थ्रू ग्राउंड के अंदर। तो फाउंडेशन का काम होता है लोड को जो डिस्ट्रीब्यूट करना ग्राउंड की जो सॉइल होती है उसके अंदर, मतलब कि सारा लोड यहाँ से जो है कॉलम्स में आएगा, यहाँ पे जाके वो लोड जो है नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर बैलेंस रहेगा, आपके स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इसका अरेंजमेंट क्या होता है कि ऑल लोड्स ऑफ बिल्डिंग ट्रांसफर टू फाउंडेशन थ्रू बीम एंड कॉलम अरेंजमेंट। मतलब क्या है, मान लो आपकी ये एक फ्लोर है, ऊपर की फ्लोर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपकी मान लो ये आ रहा है आपका बीम, यहाँ पे एक बीम है, एक आपकी बीम यहाँ पे है, इसके नीचे एक कॉलम आ रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। एक कॉलम आपका यहाँ पे आ गया। अब क्या हो रहा है कि ये जितना इसका स्लैब का जो लोड है ना, ये स्लैब का जितना लोड है, ये आ रहा है बीम के ऊपर। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये आ रहा है बीम के ऊपर, और ये बीम के ऊपर आने के बाद ये कॉलम के ऊपर आ रहा है। कॉलम इसको जो है नीचे ट्रांसमिट कर देता है। मतलब यहाँ पे चल के आ रहा है, फ्लो चल रहा है कि पहले इसका लोड जो है इसके अंदर जा रहा है। मतलब कि आपका जो स्लैब का जो लोड है, स्लैब आप लोगों ने देखा होगा जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है एक्चुअल में। चलो मैं बताता हूँ, जो बहुत नॉर्मल हम इंडियन लैंग्वेज में कहते हैं कि, टर्म मेरे को याद नहीं आ रहा क्या कहा जाता है, लिंटर लेंटर कहा जाता है, हाँ लेंटर कहा जाता है स्लैब को, ठीक है। आप लोगों ने सुना भी होगा, कहते हैं कि लेंटर डाल रहे हैं, लेंटर पड़ रहा है, तो उसको लेंटर कहा जाता है। लिंटल और लेंटर ना दो टर्म है। लिंटल टर्म जो है वो अलग टर्म है, लेंटर टर्म जो है वो स्लैब को ही कहा जाता है। हम लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो आप सुनोगे लोग कहते हो कि लेंटर ढल रहा है हमारा, तो मतलब स्लैब डल रहा है। मतलब जिस पे आप फ्लोर पे अभी खड़े हो ना, आप में से कोई अगर फर्स्ट फ्लोर पे अभी हो, तो वो जो ग्राउंड आपको दिखाई दे रही है, मतलब जिसपे आप चल रहे हो फर्स्ट फ्लोर पे, वो आपका एक्चुअल में स्लैब है। और नीचे अगर आप ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर पे जब जाते हो, तो आप उसको अपनी ऊपर देखते हो ना, सर के ऊपर, तो आपको दिखाई देता है कि जिसपे पंखा आपका लटका हुआ है और ऊपर आप उसी के ऊपर चल रहे थे। तो कभी आप नोटिस करना कि आपका कोई बड़ा भाई बहन जो है ऊपर, आप उसको भेजना और उसको कहना कि ऊपर वाला जो फ्लोर है ना, इसी रूम के ऊपर जो रूम है, इसमें एक काम कर, रूम के ऊपर जाके ना उछलना कूदना शुरू कर दे, तो आपको फील होगा कि ऊपर वाले फ्लोर पे जो है कोई उछल कूद कर रहा है। तो उस पर्सन के पैर के नीचे जो भी सारा का सारा वो आ रहा है ना, हार्ड जो स्ट्रक्चर जो है, उसी को कहा जाता है एक्चुअल में फ्लोर। फ्लोर के नीचे वाला पोर्शन आपको सीलिंग दिखाई देता है। आप यहाँ पे अगर बैठे हुए हो, आप यहाँ बैठ के ऊपर देख रहे हो, तो यह पोर्शन आपका सीलिंग है, जिसपे आपका फैन लटका हुआ है यहाँ पे। और यहीं पे अगर कोई और पर्सन जो है ऊपर खड़ा हो रखा है, तो उसके लिए ये वाला पोर्शन जो है फ्लोर है। तो फ्लोर और सीलिंग में आपको अंदर समझ में आना चाहिए कि एक स्लैब है, तो उसके ऊपर वाला पोर्शन हमेशा कहलाता है फ्लोर, ठीक है। और जो उसका जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है, उसको कहा जाता है सीलिंग। वैसे ये पूरे पोर्शन को कहा जाता है स्लैब, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया पेन को, ठीक है। इसको पूरे को स्लैब कहा जाता है। इसको ऊपर वाले स्लैब के पोर्शन को कहा जाता है फ्लोर। इसको कहा जाता है सीलिंग। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी भैया। ठीक है, हाँ क्लियर है। ठीक है। अब क्या आता है, दे कैन बी क्लियर है। मेड फ्रॉम वेरियस मटेरियल, ठीक है। तो इनको वेरियस मटेरियल से बनाया जा सकता है। कि जो हम फाउंडेशन बनाते हैं, तो फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। फाउंडेशन टोटली कंक्रीट में भी बनाया जाता है, स्टील्स का भी यूज किया जाता है। स्टील देखो, ये स्टील है ना, इसको कहा जाता है स्टील बार। आप लोगों ने सरिये देखे होंगे। एक्चुअल में सरिये जो यूज किया जाता है ना, वो फाउंडेशन में यूज इसलिए किया जाता है ताकि उसको जो है बाइंड कर सके और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। हम इसके ऊपर और आगे बात करेंगे कि एक्चुअल में कौन सी इसके अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है सरिया, तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप भूल भी जाओगे। फिर इसके बाद वुड की भी आप लोगों ने देखा होगा फाउंडेशन, वुडन फाउंडेशन भी पुराने टाइम्स में आप बिल्डिंग्स देखोगे ना, तो वहां पे वुड की भी फाउंडेशन डाली जाती है, डाली गई थी इनफैक्ट। और कंक्रीट, स्टील, वुड, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशन ऑफ द साइट। तो डिपेंड करता है कि आपका अगर छोटा मोटा घर बना रहे हो, तो यार आपने पुराने टाइम में देखा होगा कि वुड का भी पूरा का पूरा, वुडन में टिम्बर में पूरा का पूरा घर बना देते हैं।
आपके टाइम में क्या होता है, कंक्रीट में, स्टील में बनाना पड़ता है, क्योंकि आज की रिक्वायरमेंट ऐसी हो गई है कि बड़े-बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उनका लोड बहुत ज़्यादा होता है। उनके लोड को जो है बियर करने के लिए जो है स्टील और कंक्रीट का यूज़ ना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया है। फिर क्या है, फाउंडेशन साइज डेप्थ टोटली डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड साइड ग्राउंड कंडीशन। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हाँ, ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, इरेज। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाली जो आपको ये आपने हाइट बताई, सॉरी डेप्थ बताई, तो ये कितनी होती है? आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, मुझे पता है ये कितनी होगी? तो ये चीज जो होती है ना, वेरी करती है। अगर देखो यहाँ पे देखो, इस वाली बिल्डिंग में कितना कम है, इस वाली में कितना कम है। वैसे इलिस्ट्रेशन इमेज है जस्ट, तो इसको हम रियलिटी नहीं मान सकते। बट ये हमारी जो है ना एक बड़ा मैसिव स्ट्रक्चर है। तो जो हमारे बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनकी फाउंडेशन भी जो होती है ना, वो ज्यादा डीप होती है। अगर छोटी मोटी आपका घर बन रहा है, छोटा मोटा बिल्डिंग है ना, तो उसमें क्या होता है, फाउंडेशन आपकी जो होती है वो आपकी कम, मतलब उसकी डेप्थ होती है। बट वही अगर स्ट्रक्चर आपका लोड जितना ज्यादा होने लग जाता है ना, उतनी फाउंडेशन की जो डेप्थ जो होती है बढ़ती जाती है। तो ये टोटली डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि डिजाइन में जो आप जो आर्किटेक्चर में जब जाते हो ना, तो मिनिमम आर्किटेक्चर में रूल होता है, मिनिमम जो फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है ना, वो 1.5 मीटर होती है। 1.5 मीटर से 2 मीटर तक की होती है। लेकिन मैक्सिमम जो डेप्थ है ना इसकी, वो कुछ भी हो सकती है। आपकी बिल्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी बिल्डिंग कितनी ज्यादा मैसिव है। ऐसा नहीं है कि आप इसको बिल्कुल अर्थ से क्रस्ट में ही पहुंचा दो, इतनी भी ज्यादा नहीं होती। बट हाँ, कि 20 मीटर 10 मीटर कितनी होगी, तो वो डिपेंड करता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना मैसिव है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपने बुर्ज खलीफा बना दिया, पता चल रहा है कि 2 मीटर की फाउंडेशन डाल दी, नहीं। बुर्ज खलीफा जैसे में ना बहुत अंदर तक फाउंडेशन डली हुई है ग्राउंड की, मतलब मुझे खुद एग्जैक्टली याद नहीं है कि उसकी कितनी ज्यादा डेप्थ है फाउंडेशन की, बट आप पढ़ सकते हो। अगर थोड़े से क्यूरियस हो तो बिल्कुल यार आज ट्राई कर लेना, पढ़ के देखना कि बुर्ज खलीफा की फाउंडेशन जो है कितनी डेप्थ में डाली गई है। अब फाउंडेशन के ना दो मेन कैटेगरीज होते हैं, दो मेन टाइप्स होते हैं। एक पहला आता है सेलो फाउंडेशन, एक आता है डीप फाउंडेशन। तो सेलो फाउंडेशन के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, कंबाइंड, राफ्ट, स्ट्रिप फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। अब मैं इसको आपको एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। शैलो फाउंडेशन जो होती है ना, इनका जनरली जो यूज किया जाता है वो छोटे मोटे स्ट्रक्चर्स में किया जाता है, जिनकी जो लोड होता है ना बिल्डिंग का उतना ज्यादा नहीं होता है, और उनकी जो फाउंडेशन की डेप्थ जो होती है उतनी ज्यादा नहीं होती है। डीप फाउंडेशन का मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, डीप। डीप का मतलब है जिनकी फाउंडेशन की जो डेप्थ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे आप दुबई वगैरह में जाओ ना, तो वहां पे बेसिकली डीप फाउंडेशन का यूज किया जाता है, क्योंकि वहां की मिट्टी जो है ना, हाँ एक फैक्टर और आता है कि आपकी मिट्टी कैसी है। मिट्टी के अंदर जो होती है लोड बेयरिंग कैपेसिटी होती है, कि एक मिट्टी कितना लोड बेयर कर सकती है। मतलब कई बार आपने देखा हो कि मिट्टी, आप अगर आप कई बार मिट्टी को पैर रखते हो, तो कोई मिट्टी जो होती है धंस जाती है इजिली। आपने ये चीज नोटिस किया होगा, कोई मिट्टी बहुत इजिली धंस जाती है। कोई मिट्टी के ऊपर आप पैर मारते रहो, आप उसके ऊपर हैमर डाल मारते रहो, वो मिट्टी लेकिन उसका लेवल जो होता है टस से मस नहीं होता, बिल्कुल वो हिलता ही नहीं है। तो मिट्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि मिट्टी की एक्चुअल में क्वालिटी कैसी है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, तो ये मैटर करता है। कई जगह जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है ना, तो वहाँ पे मिट्टी की जो कंडीशन होती है वो थोड़ी खराब होती है, उनकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी जगहों पे फाउंडेशन जो होता है ना, थोड़ा नीचे तक डालना पड़ता है, ताकि वो जो है स्ट्रक्चर आपको कोलैप्स ना हो, क्योंकि वहाँ की सॉइल जो है वीक है, कमजोर सॉइल है। दो तीन फैक्टर्स होते हैं, एक तो सॉइल आपका फैक्टर होता है कि सॉइल आपकी कैसी है, दूसरा फैक्टर ये होता है कि आपका स्ट्रक्चर कितना ज्यादा मैसिव है, उसका लोड कितना है। तो इस तरह से फाउंडेशन हम डिसाइड करते हैं कि हमें शैलो फाउंडेशन डालनी है या फिर डीप फाउंडेशन डालनी है, और शैलो फाउंडेशन में हमें कौन सी फाउंडेशन प्रेफर करनी है और डीप फाउंडेशन में हमें कौन सी करनी है। तो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं कि शैलो फाउंडेशन आपको कब डालना है, डीप कब डालना है, और सैलो में ये कब डालने हैं और ये कब डालने हैं। तो ये बहुत बेसिक कुछ जनरल रूल्स होते हैं, इनको आपको पढ़ने की अभी इस टाइम पे कोई जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सैलो फाउंडेशन किसे कहते हैं, डीप फाउंडेशन किसे कहते हैं। इनकेस अगर थोड़ा ज्यादा समझना चाहते हो तो नोट कर लो इसके बारे में, और इसको आज सर्च करना, जो मैं आपको बता रहा था ना असाइनमेंट, तो मैं वो ऐसे ही करवाता हूँ बच्चों को। मैंने थोड़ा सा बताया इसके बारे में। इनकेस अगर बच्चे थोड़े से ज्यादा क्यूरियस है चीजों को लेके, तो वो मैं कह देता हूँ कि ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ के आ सकते हो। बट हम इतना ज्यादा नहीं बताएंगे कि पता चल रहा है कि हम इसी टॉपिक को लेके बैठ गए, इतना बड़ा टॉपिक है, नहीं खत्म नहीं होने का ये। तो इतनी नीड है ही नहीं आपको नाटक के हिसाब से इसको पढ़ने की, जितनी नीड है उस हिसाब से मैंने आपको बहुत ज्यादा बता दिया। इनफैक्ट आपको सेलो और डी फाउंडेशन ही पता होनी चाहिए, इसमें भी आपको ये सारी चीजें पता होने की जरूरत ही नहीं है, फाउंडेशन आपको पता चल गई सफिशियंट है। नेक्स्ट देखते हैं प्लिंथ लेवल। तो एक्चुअली प्लिंथ लेवल क्या होता है, ये आज हम ना इसी तक एंड करेंगे, और जब आप आगे कोर्स वगैरह में कंटिन्यू करोगे तो ये टॉपिक हम फिर आगे जो है तब कंटिन्यू करेंगे। तो प्लिंथ लेवल की बात कर लेते हैं। प्लिंथ लेवल एक्चुअल में क्या होता है, प्लिंथ इज द लोएस्ट हॉरिजॉन्टल आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ ए बिल्डिंग। तो देखो क्या है प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल जो हमारे ग्राउंड लेवल्स होते हैं ना,
ग्राउंड लेवल का मतलब है कि आप यहाँ पे चल रहे हो, आप यहाँ पे वॉक कर रहे हो। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमारे जो घर होते हैं ना वो कुछ हाइट के ऊपर होते हैं। आपको ना कुछ स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ता है अपनी बिल्डिंग के, अपने घरों के अंदर। जो आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो आपको कुछ हाइट, जैसे आप नॉर्मल गलियों में देखो, तो आपके जो घर होते हैं ना गलियों में, तो वो क्या होता है कि मान लो कि ये आपका गली है, ठीक है, ये गली की रोड है, आपका घर ये कुछ है, तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे ना कुछ स्टेप्स होते हैं, आप चढ़ के जाते हो तो आपका ये मेन एंट्रेंस आता है, मेन डोर आता है, आप इसमें अंदर जाते हो। तो एक्चुअल में इस ये वाला जो गैप होता है ना आपके जो ग्राउंड लेवल से जो आपका रोड लेवल होता है उसके बीच से आपकी बिल्डिंग का जो फ्लोर का जो लेवल होता है ना, फ्लोर तो हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, हम यहीं पे पैर रखते हैं ना अंदर जाके, यही तो मूवमेंट करते हैं, यहीं से तो हमारा फ्लोर है। तो ये लेवल जो होता है ना, इसको एक्चुअल में कहा जाता है प्लिंथ लेवल। इसको प्लिंथ और प्लिंथ लेवल कहा जाता है। अब इसका देखो, द प्लिंथ प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी एलिवेटिंग द मेन स्ट्रक्चर अबव ग्राउंड लेवल। तो इसका पर्पस क्या होता है कि ये आपका ग्राउंड लेवल से जो स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखता है। आप इस केस में देखो कि आपका ग्राउंड तो यहाँ पे है, आप यहाँ पे चल सकते हो, घूम सकते हो, बट आपका जो घर है ना वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मतलब कि आपका घर तो वैसे यहाँ से ही स्टार्ट है, बट आप जो अंदर जा रहे हो ना, आप इस वाले लेवल पे जाके अंदर घुस रहे हो घर के अंदर, 3 स्टेप चढ़ते हो, 1 2 3, तब आप घर के अंदर एंटर करते हो। तो इसका काम ये होता है कि आपकी बिल्डिंग को जो है ग्राउंड लेवल से एक स्पेसिफिक हाइट दे, तब आप एंटर करो घर के अंदर। अब इसका यूज भी समझना पड़ेगा कि यार ये हो क्यों रहा है, हम ग्राउंड पे क्यों नहीं बना रहे घर। तो किसी को कोई आइडिया है कि हम क्यों नहीं करते ये चीज? हम सीधा ग्राउंड लेवल जो रोड के लेवल है उसी में अगर घर बना रहे तो क्या इशू है? कोई इशू है क्या? क्या लगता है क्या हो सकता है इशू? हाँ भैया, ये एक रीजन हो सकता है, जब बारिश वारिश का जो जब बारिश वारिश आती है तो एग्जैक्टली जो exactly, हाँ सारा हाँ, पानी है ना वो हमारे घर पे ही वो घर जाएगा। के अंदर घुस जाएगा। आप लोगों ने और फिर नोटिस किया उससे होगा कि हमारे आपके घरों का जो, फाउंडेशन में। हाँ, डैमेज कर सकता है, आपकी वॉल्स को डैमेज कर सकता है, आपकी फाउंडेशन को डैमेज कर सकता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बारिश जब होती है तो बारिश का पानी आपके घर के अंदर नहीं घुसता। क्यों नहीं घुसता? क्योंकि आपका जो लेवल होता है ना घर का, वो थोड़ा सा आपका रोड लेवल से ऊंचा होता है, तो पानी अंदर घुस ही नहीं सकता। पानी तो यहीं तक रहेगा, पानी यहीं तक रहेगा, आपके स्टेप्स तक आएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पानी इतना थोड़ी अंदर आ जाएगा। वो ऐसे बहुत खराब सिनेरियो में होता है, आप लोगों ने वीडियोस वगैरह देखे कि बाढ़ आ गया तो उसमें पानी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, तब वो पानी के अंदर, पानी घर के अंदर घुस जाता है, तो वो अलग मैटर है, उसमें हमें नहीं घुसना। बट हमें जनरल टर्म्स की बात कर रहे हैं। द प्लिंथ लेवल इज द लेवल और सरफेस एट विच द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग और स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड। तो हमारा ग्राउंड फ्लोर जो होता है ना लेवल, वो एक्चुअल में होता है हमारा प्लिंथ लेवल। ये वाला जो है ना, हम इसको कह सकते हैं प्लिंथ लेवल। इसको आप ग्राउंड लेवल भी कह सकते हो, प्लिंथ लेवल भी कह सकते हो, और आप इसको कहोगे प्लिंथ हाइट। प्लिंथ हाइट, ठीक है। कि ये जो हाइट आपने जो लिया है ना, जिस हाइट पे आपने अपने घर को ऊंचा किया है, तो उस हाइट को आप प्लिंथ हाइट कहोगे। और जिस लेवल से आपका घर जो है स्टार्ट हुआ है, ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट हुआ है, तो आप उसको कहोगे प्लिंथ लेवल। ये जनरली जो रखा जाता है वो 300 mm से लेके 450 mm तक रखा जाता है। यानी 30 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक ये इसका मिनिमम स्टैंडर्ड है। मैक्सिमम कुड बी एनीथिंग। आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाओ तो पता चलता है आपको कि 15 20 तो आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही है, बहुत उनका ग्रैंड सा एंट्रेंस है, इतना ऊंचा बना रखा है उन्होंने कि नीचे उन्होंने पता नहीं क्या लगा रखा है, इतना स्टेप्स हमें चढ़ के जाने पड़ते हैं, तब जाके हम उनके ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हैं। जबकि उनका ग्राउंड लेवल इतना नीचे है ग्राउंड, और पता चलता है कि ग्राउंड फ्लोर इतना ऊपर है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है आर्किटेक्चर में, मिनिमम कुछ फिक्स है स्टैंडर्ड। तो प्लेन्स लेवल आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा इसका यूज। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मॉइस्चर। देखो मॉइस्चर वही चीज आ गई कि बारिश का पानी आपके घरों के अंदर नहीं घुसना चाहिए। फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द बिल्डिंग सुपरस्ट्रक्चर, आपके जो है ग्राउंड सरफेस से बिल्डिंग के अंदर आपका पानी नहीं घुसना चाहिए। तो ये होता है द प्लिंथ हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग मस्ट बी एटलीस्ट 45 सेंटीमीटर और 3 फीट। मैंने आपको बताया ये 45 सेंटीमीटर और एटलीस्ट 3 फीट। 3 फीट कम से कम होना चाहिए। तो 3 फीट आप अगर देखो तो अराउंड आपका 3 फीट, वैसे मैंने ज्यादा लिख दिया है यहाँ पे, अराउंड आपका ये क्या बोलते हैं 1 2 फीट के आसपास ही आना चाहिए था। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। 45 सेंटीमीटर अराउंड 450 mm होता है। 3 फीट का मतलब तो आपका ये 1 मीटर हो गया, तो 1 मीटर ज्यादा है। तो आप इसको कंसिडर करो कि 30 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर, या 300 mm से लेके 450 mm, अगर एमएम में बात कर रहे हो तो इसको कंसिडर मत करना फिलहाल के लिए, हटा दो। ये आपका मिनिमम स्टैंडर्ड है। आप इसको सर्च भी कर सकते हो कि मिनिमम प्लेस लेवल कितना होता है, तो आपको 450 mm दिखाई देगा इंटरनेट पे अगर सर्च करोगे। तो क्लियर हो गया ये सारा चीज आपको, प्लिंथ हाँ जी लेवल भैया, और यस फाउंडेशन? क्लियर है। हाँ जी क्लियर है। ऑल राइट, ठीक है। तो आज के लिए हम इसको इतना ही डन करते हैं। आपकी क्या बोलते हैं 7:30 बजे से फिजिक्स की भी क्लास होनी है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आप ब्रेक ले लो। और मेरे साथ जहाँ तक ये आपकी लास्ट क्लास थी, तो कुछ आपको अगर प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज
आप लोगों से छोटा-सा रिव्यू लेना चाहूँगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी? आप पर्सनली बता सकते हो मेरे को। कैसी लगी अभी तक आपको डेमो क्लासेस मेरे तरफ से जो मैंने क्लासेस ली हैं? समझ में आ रही हैं चीज़ें? भैया मेरी तो फर्स्ट है आपके साथ बट मुझे अच्छा लगा। आपकी क्लास ठीक लगी मुझे, ज़्यादा बोरिंग भी नहीं थी, ओके, तो अच्छी लगी अच्छा। मुझे। अच्छा मतलब बोरिंग था क्या कुछ? पोर्शन था क्या बोरिंग मतलब ज़्यादा बोरिंग है साइंस का नहीं, ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, कुछ था बोरिंग बोरिंग? तो नहीं था। अच्छा। त अच्छा, ठीक था, ओके, ओके, इंटरेस्टिंग ठीक था है। थोड़ा। ओके, ओके, शिफा एंड समीक्षा? क्लास सब डाउट्स क्लियर थे, लाइक बहुत बेसिक लैंग्वेज आपने यूज किया तो सब समझ में आया, तो डाउट्स अकर ही नहीं हो रहे, ओके, तो उससे पहले आए आपने पहले ही एक्सप्लेन भी कर दिया, तो बहुत सब कुछ समझ में आया। ओके, थैंक यू। शिफा आप? सर आपने सारे डाउट्स बहुत अच्छे से क्लियर किए और आपने जो एग्जाम्पल देके समझाए वो बहुत अच्छे से समझे, थैंक यू। चलो अच्छी बात है। एग्जाम्पल्स के साथ ना हम ऐसे रिलेट करते रहेंगे, ऐसे-ऐसे एग्जाम्पल्स ना देता ही रहूँगा कि जो आपको रिलेट कर पाओ, क्योंकि बार आप बिल्डिंग्स के टर्म्स में रिलेट नहीं कर पाते हो, तो कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे एग्जाम्पल्स ज़रूर दूँ कि आपको समझ में ईज़िली आ जाए, कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो होपफुली आपको जितना मैंने अभी तक समझाया, समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कल कोई क्लास रहती है, तो मैं कल एक दूसरा टॉपिक लेने वाला हूँ, दूसरा सब्जेक्ट का टॉपिक लेने वाला हूँ, तो उसके साथ कंटिन्यू करेंगे। आप लोग वो भी देख लेना कि दूसरे टॉपिक भी जो होते हैं, वो कैसे आपको समझ में आते हैं। तो कल का मैं वो आपको शेड्यूल बता दूँगा, थोड़ा शेड्यूल हमारा आगे-पीछे हो गया है, तो मैंने बताया था उसके हिसाब से नहीं हो पा रहा। बट हाँ, मोस्ट चांसेस है कि वैसा ही चलेगा, बट थोड़ा आगे-पीछे होगा तो मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। बाकी आप लोग कोर्सेज़ वगैरह का जैसा भी होगा इन्फॉर्मेशन आपको आजकल के अंदर मिल जाएगी। आपको कोर्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रहने वाला है, बहुत कम प्राइस में रहने वाला है, इस बात की गारंटी मैंने स्टार्टिंग में ही दी थी आपको। बट अभी थोड़ा-सा प्रॉब्लम चल रहा है एक्चुअली स्टूडेंट्स को लेके, तो उस चीज़ को हमें हमें देखना पड़ेगा एक आध दिन। तो उसको भी हम एड्रेस करने की ट्राई करते हैं कि बच्चे थोड़े से आ जाएँ, क्योंकि एक्चुअली इतने कम स्टूडेंट्स के साथ में चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोगों का कोई अगर ऐसा फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई हो आर्किटेक्चर की तैयारी कर रहा हो, तो आप लोग उनको रिकमेंड कर सकते हो उनको इन क्लासेस के बारे में। और किसी का डेमो क्लास अगर छूटता है, तो उसके लिए डेमो क्लासेस का जो है कोई सॉल्यूशन जो है ज़रूर दे देंगे, ताकि उसका डेमो क्लास अरेंजमेंट हो जाए, ठीक है? बाकी आप लोग नेक्स्ट क्लास में मिलो, हम आगे का जो भी है आप फिजिक्स का जो है नई मैम आपकी क्लास लेंगी, तो उनके साथ आप कंटिन्यू करना। थैंक यू फॉर आप लोग आए, आप लोग ही आए। अभी फिलहाल तो मैंने ग्रुप में कहा था मैसेज, वैसे ज़्यादा बच्चों को एक्सपेक्ट किया था, बट नहीं आए, कोई बात नहीं। जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे तो वैसे-वैसे उम्मीद है कि मुझे और ज़्यादा बच्चे आते जाएँगे। बट इन केस अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई हो, तो आप बिल्कुल रिकमेंड करना उनको क्लासेस वगैरह के लिए। कोई भी आपको आर्किटेक्चर का स्टूडेंट मिलता हो, तैयारी कर रहा हो, तो आप बता सकते हो कि हाँ, ऐसा-ऐसा कुछ इनिशिएटिव में कुछ है, एक टीम जो इतने में जो है, इतने कम रेंज में ऐसी फैसिलिटीज़ जो है दे रही है आपको। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो भी है। आप तब तक के लिए जाओ, रेस्ट करो और आधे घंटे में आपसे फिर मिलते हैं। ओके, बाय। ओके।